हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है 13 मार्च से 22 मार्च तक जो एग्ज़ाम चलेगा उसका हम लोग क्या कर देखने वाला है, महामैराथन क्लास देखने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग भूगोल जियोग्राफी का महामैराथन देखेंगे, जिसमें हम विश्व का जो भूगोल है उसका क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो भारत का भूगोल है वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में जो पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, को इंपॉर्टेंट पर्यावरण एवं परिस्थिति से, तो वो भी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि विश्व का भूगोल है। विश्व का भूगोल से स्टार्ट करेंगे, फिर भारत पे आएंगे और फिर कहाँ आएंगे, पर्यावरण एवं परिस्थिति पे। और यहीं से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि और ये कहाँ, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आप जो ई बुक लिए हैं ना, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ऐसे हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं, अगर टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ से जाके लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें, ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर के माध्यम से आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी डाउट होगा वो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। जो नंबर है 7564864459, इसी नंबर को आप सेव कर लीजिए शशि कुमार के नाम से। और एक बात और, एग्जाम देके आइएगा तो क्वेश्चन इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो आपके माइंड में रहेगा, जो आपके माइंड में याद रहेगा वो क्वेश्चन हमें सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए ये महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि एक सपोर्ट बना रहे। ऐसे देखिए, सारा क्लास मैराथन आ रहा है ना, और क्लास भी, थ्योरी क्लास भी पहले आया था, टेस्ट सीरीज भी आया था, सारा इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो ए टू जेड जो क्लास है जो यहाँ आ रहा है, तो ये क्लास जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए बोला है अनियमित, बी बोला है अंडाकार, सी में सर्पिलाकार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि सर्पिलाकार होगा। ओके, तो जो आकाश गंगा है किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, सर्पिलाकार के में इसको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे। डिटेल के लिए तो क्लास है ना, तो डिटेल अब नहीं ना, कल से एग्जाम है, तो अभी केवल एक बेसिक मतलब बेसिक ढांचा समझ लीजिए, जो सिलेबस यहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ सभी क्वेश्चन एक साथ हम लोग एकत्रित कर दिए हैं। ओके, तो वही केवल क्वेश्चन और उसका आंसर देखते चले जाएंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य की तरह जो अपना ब्रह्मांड है उसमें कई सारे तारा है। ओके, तो सूर्य भी, जो सूर्य का जो निकटतम तारा है वो मान लीजिए कि सूर्य की तरह अगर कोई और निकटतम तारा रहता है, सूर्य अगर इतना गर्मी के दिनों में धूप आ जाता है, सूर्य की जगह और एक दो तारा आ जाए तो क्या हो जाएगा, जान समझ रहे हैं ना। तो वो कारण इसका जो निकटतम तारा पृथ्वी का सूर्य है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं, तो कौन कौन, देखिए ए में सूर्य बोला है, बी में क्या उल्का पिंड, सी में क्षुद्र ग्रह, ये डी ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी जो खगोलीय पिंड है सौरमंडल में शामिल होता है, सूर्य है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, ये सभी है जो कि सौरमंडल में खगोलीय पिंड के रूप में शामिल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल में बहुत सारा ग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और सूर्य क्या है, तारा है। तो तारा के बहुत सारे ग्रह है, तो उसमें क्या है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, बचपन से ही पढ़ते हैं, बुध है जो सबसे छोटा है, वही सबसे बड़ा बृहस्पति है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो कितना टाइम लग जाता है एक परिक्रमा पूरा करने में? तो इसका जो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 365 दिन। कितना? 365 दिन पूरा पूरी लग जाता है एक परिक्रमा। जो जैसे ये सूर्य है, तो ये इस आकार में सूर्य पृथ्वी है जो परिक्रमा करता है, तो इस आकार में यहाँ से पूरा परिक्रमा करने में 365 दिन लग जाता है। ओके, तो ये इस तरह के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? तो कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, 29.5 वर्ष। समझ रहे हैं कि एक मानव अगर एक जो शनि ग्रह है, जो मान लीजिए ये शनि ग्रह है, ये सूर्य है, और इसको पूरा परिक्रमा करने में शनि ग्रह को पूरा 29.5 यानी कि 29.5 वर्ष, 29.5 ईयर पूरा लग जाता है। ओके, तो समझ रहे हैं ना। वही जो पृथ्वी है जो मात्र 365 दिन में पूरा चक्कर मार लेता है। ओके, तो सबका जो टाइमिंग है अलग अलग है, जो परिक्रमा करने का समय है वो अलग अलग है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है एबीसीडी में, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 8.16 मिनट। कितना? 8.16 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? तो किस तिथि को? तो इसका जो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 जनवरी। 3 जनवरी ऐसा दिन है जिस दिन है कि जो सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है वो एकदम जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? पृथ्वी। तो मान लीजिए यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा 3 जनवरी के दिन, तब ना ये सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस यहीं पे रहेगा तब ना होगा, तो ये होगा। ओके, तो 3 जनवरी को वो दिन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन की पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं? तो बताइए इसका आंसर एबीसीडी में क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 21 मार्च। कब? 21 मार्च को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बसंत विषुवत की स्थिति कब होती है? तो बताइए कब होती है एबीसीडी में? तो 21, बसंत विषुवत की जो स्थिति है कब होती है? 21 मार्च को। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, बस आपको रिवीजन करते जाना है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ओनली फॉर रिवीजन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तिथि बोले तो या तो अमावस्या को लगता है, नहीं तो पूर्णिमा को लगता है, नहीं तो पंचमी, नहीं तो अष्टमी। तो बताइए चंद्र ग्रहण जो है जो हमेशा पूर्णिमा को लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का? इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, समुद्र जल को एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा दोनों कहलाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परपटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके परपटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा गया है, इसलिए ना बोलते हैं ये क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, बस आपको रिवीजन करते जाना है। और रिवीजन ही है ना जो मतलब लास्ट टाइम क्या रिवीजन ही काम आता है ना, इसलिए रिवीजन आपको करते जाना है। तो चलिए इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलिका। सिलिका है जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी के, वो उसके भूपर्टी में पाया जाता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो 14 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए होगा, निकिल। कौन सा? निकिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग में है? तो कौन सा है 15 का बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सब यानी कि भूपटी भी है, मेंटल भी है, क्रोड भी है, और भूपटी में क्या पाया जाता है? तो अभी देखे थे 13 का आंसर क्या, ये सिलिका। और जो ये भी पाया जाता है आंतरिक संरचना में देखिए भूपर पटी भी है, मेंटल भी है,
क्रोड भी है, मेंटल और क्रोड और भूपर्पटी। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? जो पृथ्वी की रचना है उसमें किस तत्व की बहुलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा बताइए? बी, ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पृथ्वी के कुल भाग में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे 71%, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। 18 क्या बोलता है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला शुरू से ही सुनते आ रहे थे, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका में। जो एंडीज पर्वतमाला है तो वो दक्षिण अमेरिका में, यानी कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 19 देखते हैं, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन? माउंट एल्बर्ट। ओके, तो ये इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 19 का आंसर हो जाएगा रॉकी, यानी कि ए, रॉकी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ओके, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अफ्रीका, विश्व नहीं बोला, अफ्रीका का। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका कलिमंजारो, कलिमंजारो। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कली नहीं, किलिमंजारो। ओके, तो किलिमंजारो है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं, विश्व की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी कौन सी है? तो इसका आंसर 21 का हो जाएगा बी, K2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, माउंट मैकिले कहाँ अवस्थित है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में। ओके, अल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो सर्वोच्च चोटी है वो अल्पस की जो कौन सी है? तो 23 का क्या हो जाएगा? सी, माउंट ब्लैंक। जो अल्पस जो पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, इसलिए ये VVI क्वेश्चन है। सारा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारा VVI है। उसके बाद 24, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए कौन सा चोटी विख्यात है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्यूजियामा, बी हो जाएगा। ओके, 25 देखते हैं। 25 क्या है? एकांकुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो 25 का क्या हो जाएगा? ए, एंडीज। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 26 देखते हैं। 26 क्या है? 26 का क्या हो जाएगा? किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है बताइए? तो ये है 29 का आंसर क्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तंजानिया। और ये कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अफ्रीका का है ये, मतलब तंजानिया एक देश है तो वहीं पे है, तो ये तंजानिया हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे है? तंजानिया। और कहाँ? जो अफ्रीका में है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद देखिए, अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, तुर्की। तो तुर्की हो जाएगा। उसके बाद 28 देख, निम्नलिखित में से कौन सा गलत प्रशांत महासागर में नहीं है? तो इसमें से कौन सा गलत ऐसा है जो प्रशांत महासागर ABCD में से नहीं है? तो 28 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका मेरियाना गलत है जो कि प्रशांत महासागर में नहीं है। बाद बाकी ए, बी और डी ये तीनों है जो कि प्रशांत महासागर में है, और जो मेरियाना है ये नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 29, पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो किन दो देशों के बीच जोड़ती है? तो 29 का आंसर बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। उसके बाद देखिए, हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कनाडा में। केवल अभी क्वेश्चन और आंसर देखते जाना है। ओके, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 31, टाइम नहीं ना बचा, कल से एग्जाम है तो अभी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सके। ओके, 31, अंडमान सागर और चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो अंडमान सागर और चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मलक्का है जो कि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। उसके बाद देखिए 32 देखते हैं। 32 क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी सबसे लंबी नदी है? विश्व में बोल रहे हैं, विश्व में सबसे लंबी नदी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, अमेजन। अमेजन है जो कि सबसे लंबी नदी है। 32 का आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? 2 बार। अफ्रीका का बोला है तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो। ओके, तो 33 का आंसर बी हो जाएगा। 34 देखते हैं, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएसए। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, ग्रेट सॉल्ट झील जो कि यूएसए में अवस्थित है। उसके बाद 35 देखते हैं, 35 क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? वैकाल, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, वैकाल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा। केवल अभी क्वेश्चन और आंसर देखते जाना है, विशेष चर्चा हो चुका है सारा पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी नहीं, एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करना है, ऐसे तो ये सोच के चलिए कि ये एग्जाम भी फोड़ना है, ये मत सोचिए जो नहीं फोड़ना है, ये भी एग्जाम फोड़ के आना है। ओके, तो देखते हैं। उसके बाद 36 क्या है? 36 एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? 36 का बी होगा, वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो एंजिल जलप्रपात है जो अवस्थित है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो कनाडा में अवस्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये कौन सा है? स्वेज नहर। इसका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर डी। अब पोतवाहक नहर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो मानव द्वारा निर्मित स्वेज नहर, व्यापार करने में क्या होता था कि बहुत घूम के आना पड़ता था, तो वो कारण है कि मानव द्वारा निर्मित एक जो स्वेज नहर है, तो ये जो पोतवाहक नहर है, जो सबसे बड़ी नदी है। ओके, तो ध्यान रखिए, ये मानव द्वारा निर्मित है। उसके बाद देखिए 39 क्या है? तो 39 का देखते हैं हम लोग, कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में अवस्थित है। उसके बाद देखिए 40 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन। चीन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, चीन। विश्व का सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? 41 का आंसर बताइए। सी, अमेरिका में होता है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 41 का, अमेरिका में। उसके बाद देखिए, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सब जानते हैं कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 43 का आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश? अमेरिका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन 3 देश कौन सा है? तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, यानी कि बी हो जाएगा। चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है जहाँ पे जो लौह अयस्क का उत्पादन है जो सबसे अधिक है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्न में से कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है? तो कौन सा हो जाएगा इसका बताइए? तो इसका आंसर चीन भी है, इंडोनेशिया भी है और पेरू भी है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ओके, तो टीन का जो उत्पादन है चीन में भी अच्छा खासा होता है, इंडोनेशिया में भी और पेरू में भी, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए 46 देखते हैं। 46 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान है जहाँ की खनिज तेल का उत्पादक सर्वाधिक मात्रा में किए जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो कहाँ पे है 47 का बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यूजीलैंड में। ओके, तो माओरी जनजाति का जो निवास स्थल है वो ये न्यूजीलैंड में है। ये सब भी जनजाति वगैरह विश्व का जनजाति से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है। 48 देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल जो बोट्सवाना है वो कौन सी जनजातियां पाई जाती है? कहाँ पे? तो बताइए, जो कालाहारी मरुस्थल है जो बोट्सवाना है में कौन सी जनजाति पाया जाता है? तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या?
बुशमैन यानी कि सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। बद्दू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? तो कहाँ पे बद्दू जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर अरब यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अरब में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या है? निम्न में से कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कौन सी? गाउचो, गाउचो है जो कि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा गाउचो। तो इसका आंसर क्या? 50 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है? 51। 51 क्या है? भूमध्य सागर के द्वार भूमध्य सागर के द्वार के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य सागर के द्वार है जो किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। तो 51 का आंसर क्या होगा? तो इसका बाल्टर। ओके, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। जिब्राल्टर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो क्या किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जापान यानी कि ए हो जाएगा। ओके, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। उसके बाद बोलते हैं क्यों? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ओके, उसके बाद ही कहीं होता है। उसके बाद देखिए, पामीर का पठान किस नाम से जाना जाता है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, संसार के छठ। पामीर का पठार यानी कि संसार का छठ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा 53 का आंसर बी हो जाएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? कहा गया है। तो किसको कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस। ओके, इसको ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉकपिट ऑफ यूरोप। बेल्जियम है जिसको कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 56 क्या है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए फिर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टेम्स के नदी के किनारे अवस्थित है। 58, फ्रांस की राजधानी पेरिस के किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीन। सीन, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद देखते हैं 59। 59 क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डुरंड रेखा। ओके, तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डुरंड रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 59 का आंसर 59 का आंसर बी हो जाएगा, डुरंड रेखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60। 13वीं समांतर रेखा जो 13वीं नहीं 38। ओके, समानांतर रेखा विश्व के किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हमेशा न्यूज में रहता है, देखते ही हमेशा लड़ते झगड़ते रहता है। तो वो कारण इसको ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको 38वीं जो समानांतर रेखा है वो उसको हम लोग कौन कौन रेखा है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अब हम लोग भारत के भूगोल की ओर आ गए। अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कहाँ विश्व में घूम रहे थे, अब हम लोग भारत में घूमने वाले हैं। तो भारत में देखते हैं क्या क्या है। तो भारत को देखते हैं 61 क्या है? भारत के पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमोत्तर बिंदु जो माना गया है वो कौन सा है बोला जाता है? वो है जो 61 का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गौर माता, यानी कि सी हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वो सी हो जाएगा, गौर माता हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन अपना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? भारत के सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है जो समुद्री तट से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात है जो कि समुद्री तट से काफी ज्यादा जो उसका एरिया है जुड़ा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो किस देश के साथ है? तो बताइए।
त्रिपुरा कहाँ, तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो कौन सा है, तो वो बांग्लादेश है। यानी कि जो सबसे लंबी जो लंबी रेखा है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। ओके, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 4096 किलोमीटर पूरा ये जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो सब जानते हैं मरुस्थल जहाँ पे है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राजस्थान वाले जानते हैं ना आप लोग, तो इसका आंसर 64 का क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। आप कितने लोग हैं जो राजस्थान से ये क्लास देख रहे हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये, तो 65 का आंसर डी, हिमालय में स्थित है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है, तो 67 का आंसर बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अब आप लोग कमेंट में बताइए जो कितने स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड से ये क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे है, बताइए। ये कहाँ पे है, तो एबीसीडी में अमरकंटक, कहाँ, जबलपुर साइड है, तो बताइए मध्य प्रदेश में है। ओके, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है जो अमरकंटक में है, वहाँ पे लोग जो घूमने वाले लोग भी है, अच्छा नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है, जाते भी है। बताइए आप लोग मध्य प्रदेश से हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा जो मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ घूमने गया था। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 69 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की ओर ये इसका प्रभाव, जल प्रभाव होता है, लेकिन बाद बाकी जो इंद्रावती, गोदावरी और कावेरी है इसका पूर्व की ओर होता है। तो इसलिए नर्मदा है जो कि कहाँ, जो नर्मदा और ताप्ती है जो कि किस अरब सागर में गिरती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, और इसका इसका प्रभाव हमेशा पूछ लिया जाता है, पश्चिम की ओर होता है। ओके, और बाद बाकी ये जो तीनों है, इंद्रावती हो गया, गोदावरी हो गया या कावेरी, इसकी जो जल प्रभाव है वो पूर्व दिशा की ओर होती है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। उसके बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70, आज का जो क्वेश्चन है 70 है, क्या है, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 70 देखते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो 71 का क्या हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल की जो एक लूनी नदी, क्या है, लूनी नदी है जो कि भारतीय मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण नदी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। उसके बाद देखिए, चिल्का झील, शुरू बचपन से ही चिल्का झील सुनते आ रहे हैं, कहाँ पे है, ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, 73, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी को पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी को सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लोकटक। लोकटक, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो किस नदी पे अवस्थित है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, शरावती पे अवस्थित है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, मिट्टी से अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन भूगोल में देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं हम लोग, जो आज का 76 क्वेश्चन है वो देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का, बताइए। खादर के अन्य नाम से, जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए, रेगुड़, रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका, तो काली कपास मृदा के लिए प्रयुक्त होता है। रेगुड़ शब्द है जो किसके लिए, काली कपास मृदा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए, लेटेलाइट मिट्टी कहाँ मिलती है, तो लेटेलाइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर महाराष्ट्र में मिलती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, लेटेलाइट मिट्टी कहाँ, महाराष्ट्र। अब बताइए महाराष्ट्र से कितने स्टूडेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी
बिहार और साउथ से भी बहुत सारे स्टूडेंट है, दिल्ली से भी है, हिमाचल प्रदेश से भी है, असम से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है, सारे स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं। तो आप लोग जरूर लिखिएगा, अपना स्टेट लिख के और नेम लिख दीजिएगा, ओके, ताकि एक मतलब ऐसा लगे जो कहाँ से कौन सा स्टूडेंट ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 तो देख लिए, 79 देखते हैं। 79 क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, ओके। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, जलोढ़, ओके। तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ में इसका जो भारत में जो मिट्टी है सबसे सर्वाधिक मात्रा क्षेत्रफल में पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो कौन सा एबीसीडी में बताइए। तो 81 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काली मिट्टी, ओके। तो मालवा पठार की जो सबसे प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। उसके बाद 82 देखते हैं। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, तो कहाँ है? 82 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, काली मिट्टी में, ओके। उसके बाद देखिए 83 देखते हैं। 83 काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर ए हो जाएगा, कपास। उसके बाद 84 देखते हैं। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक सर्वाधिक किया जाता है? तो किस 84 का बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसा मतलब प्रदेश है जहाँ पे गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में खेती किया जाता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए रबर, वही रबर, तो रबर कहाँ? केरल में है। लेकिन देखते हैं आगे क्वेश्चन भी है। भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य बताइए। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है, ओके। और साथ में बिहार का जैसे पश्चिम बंगाल से जो इलाका जुड़ा हुआ है, जैसे पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, वहाँ भी आपको जूट की और ये पटसन की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि दोनों आसपास ही है। और वहाँ पानी, मतलब जूट और पटसन की खेती वहीं पे की जाती है जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ताकि जो जूट और पटसन निकाला जाता है वो पानी में रख के, मतलब प्रोसेस उसका होता है जो पानी में रख के उसको कुछ दिन तक पानी में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा। 86 देखते हैं। केरल राज्य विश्व में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य रबर के लिए जाना जाता है, ओके, विश्व भर में, याद रखिएगा, ओके। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ? अब चाय आ गया तो कहाँ? इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की, कोई आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, दार्जिलिंग, ओके। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88। केसर की सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित केसर की सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होती है? तो कहाँ पे? 88 का बताइए आंसर। तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ वहाँ पे मिलता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा। 89 देखते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो 89 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग झींगा उत्पादन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए रजत क्रांति। तो रजत क्रांति है जो 90 का आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडा उत्पादन से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रजत क्रांति यानी कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसको हम अंडा उत्पादन को हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, ओके। जो अंडा के उत्पादन में वृद्धि हुई थी उसी को हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। 91 देखते हैं। भारत में काकरापार सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि डी इसका सही। जो काकरापार सिंचाई परियोजना है वो गुजरात में है। उसके बाद देखिए जवाहर सागर परियोजना भारत के किस नदी पर अवस्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल, यानी कि ए हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 देखते हैं। 93 क्या है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। 94 देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? जो लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी कि लौह अयस्क उड़ीसा में भी उत्पादक, उड़ीसा में भी अच्छा खासा उत्पादक हो जाता है, वहां पे भी, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी, इसलिए इसका आंसर डी, ये सभी हो जाएगा। 95 देखते हैं। 95 क्या है? देखिए, भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा में होता है? अब ये भी आंसर बताना पड़ेगा क्या? जब से केजीएफ आया है, ये मूवी आया है, तब से तो बच्चा बच्चा जान गया है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जो केजीएफ है, कर्नाटक का कोलार जानते हैं ना, वही ना वो मूवी शूटिंग किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर कर्नाटक ए हो जाएगा। ओके, सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद 97 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पेट्रोल उत्पादक राज्य है? इसका भी डी हो जाएगा, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी और असम भी। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 97 देखते हैं। 97 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो कौन सा औद्योगिक नगर है बताइए? इसमें 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जमशेदपुर, यानी कि ए हो जाएगा। जमशेदपुर है जिसको औद्योगिक नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो 97 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98। 98 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? कौन सा है बताइए? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है, जो कि सूती वस्त्र वहां पे उद्योग का नगरी बोला जाता है। ओके, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उद्योग का केंद्र है कोयम्बटूर। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या है? टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में की गई है? तो की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1907 ईस्वी को ही ये टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, 100 क्या है? शतक पहुंच गया है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है? तो कौन सा मार्ग, राज्य मार्ग बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि NH7। ओके, तो NH7 है, यानी कि इसी के साथ अपना शतक पूरा हुआ है। लेकिन शतक पे नहीं मानना है, आगे भी पूरा सिलेबस कवर करना है। तो देखते हैं 101। निम्न में से किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से जो ग्राउंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो कौन सा है? NH1 और NH2 दोनों को कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्राउंड जो ट्रंक रोड है उसको NH1 को भी बोला जाता है और NH2 दोनों को। ओके, तो ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है योजना की लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो कितने किलोमीटर में है? 100 तो ये इसका आंसर क्या है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5000 जो 5846 किलोमीटर। ओके, तो इसका 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए, ये ऐसा चतुर्भुज है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र या बहुत सारे, जैसे ये भारत का नक्शा है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, चेन्नई है, महाराष्ट्र है, सबको जोड़ा हुआ एक सड़क है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसका लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ देखिए इसका भी आंसर बी ही होगा, लेकिन कितना किलोमीटर है? 5846 किलोमीटर। ओके, तो इतना किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक जल मार्ग 2 का, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 103 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलकाता में। पूर्व यानी कि पूर्व साइड, जो भारत का पूर्व साइड कोलकाता ही है ना। देखिए गोरखपुर तो कहाँ, यूपी में है, इधर ही आ जाता, चेन्नई साउथ में है, हाजीपुर भी है पूर्व साइड, लेकिन बिहार में है ये। तो ये कोलकाता, पूर्व जो रेलवे है वो कोलकाता में है। ओके, उसके बाद देखिए 105। 105 क्या है?
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 105 का? बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल है और पूर्व, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्व रेलवे है जो कि कोलकाता में है, और पूर्व मध्य रेल यानी कि पूर्व साइड मध्य में जो कि हाजीपुर में है। ओके, बिहार में एक हाजीपुर है। हाजीपुर गंगा नदी है, गंगा नदी के इस साइड क्या है? हाजीपुर है, और इस साइड जो बिहार का राजधानी पटना है। ओके, और बीच में गंगा नदी, जो पाटलिपुत्रा गांधी सेतु पुल है वो पटना से हाजीपुर ही आती है। ओके, दीघा होते हुए, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। तो ये सब हाजीपुर का है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्या है? देश के सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो 106 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 107, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि निजामुद्दीन दिल्ली से चल के ये झांसी यानी कि रानी जो लक्ष्मीबाई है वहां तक, जो अभी वीरांगना, अभी स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई है, वहां तक आती है। ओके, तो गतिमान एक्सप्रेस है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ये अब है जो इस पे चर्चा हो रहा है कि ये अभी तो कहाँ से कहाँ जाती थी? निजामुद्दीन से चल के ग्वालियर होते हुए, मथुरा होते हुए, उसके बाद आपका वीरांगना लक्ष्मीबाई तक, झांसी तक आती थी। लेकिन अब इसको चर्चा है कि ये भोपाल तक भी आएगी। ओके, तो सबसे तेज चलने वाली है जो कि ये गतिमान एक्सप्रेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बाद 108। 108 क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो किस वर्ष चलाई गई थी? 108 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी में, अंग्रेजी के जमाना में। क्योंकि और यहाँ पे चलने का मुख्य भी रीजन था क्योंकि ट्रेन का जो आविष्कार है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, जो कि ब्रिटिश एक इंजीनियर, वैज्ञानिक जो भी बोल सकते हैं, उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया और उसी इंजन के आधार पे ट्रेन बनाया, रेलगाड़ी बनाया गया था। ओके, तो रेलगाड़ी कहाँ चलाएगा? 1853 ईस्वी में चलाया गया था। ओके, 108 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 109 देखते हैं। कैंपेगोडो जो हवाई अड्डा है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 109 का? बताइए। इसका आंसर बी हो जाए, बेंगलुरु में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहाँ पे अवस्थित है? तो बेंगलोरी शहर है, वहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर 110 का क्या होगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सदिया से धुबली तक, ये जो धुबली है वहां तक ये विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, विस्तृत है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह है जो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर ए, ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, देश की का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। उसके बाद देखिए 114, निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो 114 का आंसर ए हो जाएगा, कांडला। ओके, ज्वारीय बंदरगाह जो कि कांडला है, जहाँ पे बार बार ज्वार आते रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। 115 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ पर, जो रासायनिक बंदरगाह है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका दाहेज में अवस्थित है। ओके, तो 116 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं क्या है। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो एबीसीडी में बताइए, पुणे को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से पुणे को जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। पुणे से कितने कितने स्टूडेंट है वो भी कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए 119 देखते हैं। कोच्चि को किस उपनाम से जाना जाता है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर डी होगा, पूर्व का वेनिस होगा। ओके, तो पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो 120 का हो जाएगा क्या? बी, जयपुर। गुलाबी नगर
जो है वो जयपुर को, गुलाबी नगर, तो उसको जयपुर को बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे अवस्थित है हैदराबाद। ओके, तो देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? सब जानता है, बच्चा बच्चा बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है बताइए, इसका आंसर सी हो जाएगा, झेलम। झेलम एक्सप्रेस भी जानते हैं जो कि श्रीनगर तक जाती है, श्रीनगर तक जाती है झेलम एक्सप्रेस, तो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद देखिए कानपुर किस नदी के किनारे, जो पुणे से चल के कहाँ झेलम तक जाती है, श्रीनगर तक जाती है, उसको झेलम एक्सप्रेस है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसका हम लोग भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी 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 पूछे भी जाते हैं और कभी ना भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अपने को पूर्ण रूपेण तैयार होके जाना है। ओके, तो 125 का आंसर क्या? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एबीसीडी में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी आकार या प्रकार के जीवों का निवास होता है, चाहे जीव निवास करते हैं, चाहे वो जो भी आकार या प्रकार के हो, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीव मंडल। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो 126 का आंसर ए हो जाएगा, जीव मंडल कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पे क्या था? पारिस्थितिकी केवल शब्द है और ये यहाँ तंत्र आ गया है। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पारिस्थितिकी केवल रहेगा तो अर्नेस्ट हेकेल ने किए थे, और पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो इसका जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए टांसले, ए टांसले, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए टांसले ने की थी, टांसले। ओके, उसके बाद इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर सी हो जाएगा, कैडमियम के कारण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, 129 क्या है, निम्न में से अम्ल वर्षा के कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO, ये है जो कि अम्ल वर्षा के कारण है, अम्ल वर्षा होने के ये कारण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, 130 क्या है? तो 130 में देखते हैं क्या है, निम्न में से जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? तो 130 के आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, E.O. विल्सन। E.O. विल्सन को बोला जाता है, जो जैव विविधता का पिता है, E.O. विल्सन को बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्या है 31, निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, असम, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस, एक सिंग वाले गेंदा के लिए जो प्रसिद्ध है ना, तो वो असम है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। आप लोग बताइएगा असम से कितने स्टूडेंट है वो नीचे कमेंट में बताइएगा, मध्य प्रदेश से कितने स्टूडेंट है वो भी बताइएगा, ताकि ये तो पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से एग्जाम देने वाले हैं और कहाँ कहाँ से ये लेक्चर देख रहे हैं। ओके, तो चलिए बताइएगा, और कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये PDF जो PDF देखिए, जो पिछला एक मैराथन सीरीज था तो उसमें एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया था, जैसे पढ़ाया तो सही गया था, उसमें क्या था कि कुछ इकोनॉमी का क्लास लाना था और प्लस में कुछ, जैसे क्लास छोटा हो जाता तो है तो महा मैराथन, और 1 घंटा का मैराथन ना हो तो बेकार ही है, वो महा मैराथन न कहलाएगा, कम से कम 1 घंटा के आसपास होना चाहिए। तो क्या है कि उसमें इकोनॉमी, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन थे और प्लस में लास्ट में पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताया गया है। तो वो इससे पहले जो क्लास अपलोड हुआ था तो उसमें ध्यान रखिएगा, तो उसका थंबनेल भी चेंज कर दिया गया है, तो वो इकोनॉमी और प्लस पॉलिटी का भी, और एक पॉलिटी का स्पेशल भी क्लास आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस, जनरल साइंस भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया,
पॉलिटी भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, करेंट अफेयर्स का भी क्लास है, A to Z क्लास आपको यहाँ देखने को मिला है। एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, ऑल सब्जेक्ट का क्लास देखने को मिला है। और DRDO सेप्टम 10 A है, जिसमें क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 60 मिनट का टोटल क्या होगा, एग्जाम होगा। और 60 मिनट में क्या है, 75 क्वेश्चन है। तो आप लोगों का एग्जाम कल से यानी कि 13 मार्च से है। तो खुशी खुशी जाना है, दुख होके नहीं जाना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा। आप फोड़ के आइएगा। हमारे साथ बने हैं आप अभी से नहीं, जब से फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी टाइम से ना आप हमारे साथ बने हुए हैं। यूट्यूब स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब जो चैनल है, इसके साथ आप बने हुए हैं। तो आप एकदम खुशी खुशी जाइए, पॉजिटिव होके जाइए, पॉजिटिव करके आइएगा। ओके, और नेगेटिव नहीं सोचना है, क्या क्या होगा क्या नहीं, ये सब पे आप ध्यान नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, एग्जाम फोड़ के आना है। अब कितना लोग है सर DRDO का है सर, जॉब कैसा है, A1 जॉब है, जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सरकारी जॉब है। और तैयारी सही से अभी से जो टाइम बचा है, खुशी खुशी जितना हो रहा है उतना ही, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है, नया रिसर्च नहीं करना है। अब बस केवल रिवीजन और प्रैक्टिस। जो ये प्रैक्टिस क्लास आ रहा है तो क्वेश्चन ला रहे हैं ना, तो ये पढ़े जो पढ़ाया गया है उसी में से लाया जा रहा है ना। तो आपको नया रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी जो पुराना पढ़े हैं उसी को रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई बुक लेना है तो ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर से आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो ई बुक से ही है, इधर उधर से नहीं। आप जाके देखिए ज्योग्राफी वाले में, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, और वहीं पे ये PDF टेलीग्राम में भी सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।